हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम कालीबंगा सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जिसका संबंध राजस्थान से है। और यह स्थल अपने आप में हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों से भिन्न है, क्योंकि इस स्थल से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो वे जानकारियाँ कालीबंगा को अन्य हड़प्पा सभ्यता के अन्य पुरातात्विक स्थलों से अलग करते हैं। कालीबंगा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यहाँ काले रंग की जो चूड़ियाँ मिली हैं, उसके आधार पर इस स्थल का नाम कालीबंगा रखा गया, क्योंकि सिंधी भाषा में बंगन है, वो चूड़ियों को कहा जाता है। तो काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो प्रभुत मात्रा में इस स्थल से मिली हैं, इसलिए इस स्थल को कालीबंगा, इस स्थल का नाम है वो कालीबंगा रखा गया। ये कालीबंगा नामक स्थल है वो वर्तमान में राजस्थान के जो हनुमानगढ़ ज़िला है उसके जो पीलीबंगा तहसील है उससे 3 किलोमीटर दूर है। जो घग्गर नदी है उसके तट पर है। इस सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, ये जो स्थल है वो प्राचीन जो सरस्वती और दस्वदती नदियों के तट पर विकसित हुई, जिसे वर्तमान में घग्गर और चौतांग नदी कहा जाता है। इन नदियों को मर्त और नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, या इस स्थल के विषय में जानकारी देने का जो श्रेय है, वो इटली के एक भाषाविद और पुरातत्वविद है एल.पी. टेसीटोरी को जाता है, जिन्होंने इस स्थल की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया। ये एल.पी. टेसीटोरी है, वो महाराजा गंगा सिंह के समय में है। वो बीकानेर आते हैं और इन्हें पश्चिमी भारत का जो चारण साहित्य है वो लिखने का दायित्व सौंपा गया। इन्होंने कालीबंगा नामक स्थल का भ्रमण किया और इन्होंने एक प्रकार से कालीबंगा की ओर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कालीबंगा की डिस्कवरी करने का जो श्रेय है, क्योंकि इन्होंने केवल ध्यान आकर्षित किया कि यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन खोज करने का जो श्रेय है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे उस समय, अमलानंद घोष, उन्होंने सर्वप्रथम 1951-52 के अंदर है इस स्थल की खोज की। और उसके पश्चात 1961 से 69 के बीच में है बीबी लाल और बी के थापर नामक जो दो प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, उनके निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन किया गया। और इस उत्खनन के पश्चात उत्खनन से जो पुरातात्विक सामग्री मिली उसको इन पुरातत्वविदों ने 2 भागों में विभाजित किया, जिसके आधार पर कालीबंगा सभ्यता को है वो 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें कालीबंगा से न केवल सिंधुकालीन जो सभ्यता है उसके जो अवशेष मिलते हैं, अपितु सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन जो प्राक सिंधुकीन सभ्यता है उसके अवशेष भी इस स्थल से मिलते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह सभ्यता न केवल सिंधु सभ्यता के समकालीन थी, अपितु सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता अर्थात प्राक सिंधुकीन सभ्यता, प्री हरप्पन कल्चर है, उसके अवशेष भी इस स्थल से मिलते हैं। तो ये सभ्यता है, कालीबंगा है, वो एक कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की तरह, हड़प्पा सभ्यता की तरह ये एक नगरीय सभ्यता थी। जहाँ तक इस सभ्यता के जो कालक्रम का प्रश्न है, इस कालखंड का प्रश्न है कि इस सभ्यता को पुरातत्वविदों ने, जैसा कि मैंने बताया, कि 2 भागों में विभाजित किया। जो प्रथम भाग है उसको प्राक सिंधुकीन सभ्यता कहा जाता है, जिसको 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया गया है, जबकि जो सिंधुकीन सभ्यता है उसका जो काल है 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व है, वो इसका कालखंड निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता जो कालीबंगा सभ्यता है उसका काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया गया, जिसमें न केवल सिंधुकीन सभ्यता अपितु सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन जो सभ्यता है उसके अवशेष है वो हमें मिलते हैं। सिंधु सभ्यता जो कालीबंगा जो सभ्यता है,
जैसे मैंने आपको बताया कि इस सभ्यता का जो उत्खनन है या इस स्थल का जो उत्खनन है वो स्वतंत्रता के बाद वो किया गया, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो भारत के सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुद्रो, ये जो स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लोगों ने है वो भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से है वो एक तरह से बाद का कहा। तो ऐसी स्थिति में पुरातत्वविदों ने है इसको एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने उनके अथक प्रयास से हैं वो न केवल सिंधु सभ्यता अपितु उससे भी प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा से हमें मिलते हैं। तो जिस प्रकार जो पिगट महोदय है उनका मानना है कि जो एक सिंधु सभ्यता जो एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी उसका शासन है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक जो दो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है उसके द्वारा जो संचालित है वो हो रहे थे, उसके द्वारा इसका प्रशासन है वो नियंत्रित हो रहा था। तो दो राजधानियाँ बताई। उसी प्रकार दशरथ शर्मा है जिसने राजस्थान थ्रू द एजेस नामक जो पुस्तक के साथ अनेक पुस्तकों की रचना की, तो उसमें दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को है वो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन न केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के द्वारा संचालित होता था अपितु कालीबंगा के द्वारा भी संचालित होता था। कहने का तात्पर्य कि कालीबंगा उस समय सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। जहाँ तक कालीबंगा सभ्यता के जो भवन निर्माण का जो प्रश्न है, तो जैसा कि मैंने बताया कि कालीबंगा नामक जो स्थल है वो दो भागों में डिवाइड है। इसका एक पश्चिम का जो टीला है जिसको सिटाडेल कहा जाता है और एक पूर्व का टीला है। तो पश्चिम का जो टीला है वो अपेक्षाकृत ऊंचे एक प्लेटफार्म पे बना हुआ है और जो लोअर बस्ती है, लोअर टाउन है, वो अपेक्षाकृत नीचे है या प्राकृतिक धरातल नेचुरल जो भूमि है उस पर वो है। और जो दोनों टीले हैं वो सुरक्षात्मक दीवार के द्वारा है, कच्ची ईंटों से निर्मित है, वो दोनों घिरे हुए हैं, सुरक्षात्मक दीवार पर घिरे हुए हैं। तो कालीबंगा से जो प्राक सद्युगीन सभ्यता जिसके जो 5 स्तर मिलते हैं कालीबंगा के उत्खनन से, इसके जो प्रारंभिक दो स्तर हैं वहाँ से हमें प्राक सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और बाकी के जो 3 स्तर हैं वहाँ पर सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो जहाँ तक इन प्रारंभिक जो पश्चिमी टीले के जो प्रारंभिक 2 स्तरों से हमें प्राक सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो वहाँ के जो भवन है जिसमें 3-4 कमरे हैं और उसके चारों ओर सुरक्षात्मक दीवार बनी हुई है, अर्थात प्राक सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता भी सुरक्षा को में भी एक सुरक्षात्मक दीवार मिलती है जो कि इन्हें अन्य हड़प्पा सभ्यता, अन्य प्राक हड़प्पा युगीन जो सभ्यता उससे अलग करती है। क्योंकि साधारणतः नगरों के अंदर सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता था, ग्रामीण जो बस्ती है प्राक सिंधुयुगीन सभ्यता उस पर सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन कालीबंगा के अंदर ये एक अलग विशेषता पाई जाती है कि उसकी प्राक सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता वो भी कच्ची ईंटों से निर्मित प्रकोटे से घिरा हुआ है। इसका मतलब प्राक सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता के लोग भी है वो सुरक्षा के प्रति है वो काफ़ी अवेयर थे या उनको सुरक्षा की आशंका रहती थी, सुरक्षा के प्रति वो एक आशंकित रहते थे कि कहीं जंगली जानवरों के द्वारा या बाढ़ के द्वारा है वो उन्हें परेशानी नहीं हो। तो प्राक सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता है वो भी है उसमें जो एक प्रकार से हम कहें कि जो बाढ़ है या बाह्य आक्रमण है या वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए है के प्रति है वो एक तरह से अवेयर थे और इसलिए उन्होंने एक प्रकार से है वो प्रकोटे का निर्माण करवाया। और जो प्रकोटे की जो 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 एक प्रकार से जो ईंटें हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित हैं, क्योंकि कालीबंगा के लोग हैं वो जो भवन निर्माण करते थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित करते थे, कच्ची ईंटों से बनाते थे। जबकि जैसे कोई स्नानागार है या जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता हो वहाँ वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जैसे नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। जबकि जहाँ जो स्नानागार वगैरह है या रसोई वगैरह है वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो कालीबंगा के जो भवन है वो कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे और इसमें जो ईंट का जो निर्माण है प्राक सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटों का निर्माण है वो ईंट है वो 30 जो आपके ईंटों का जो आकार है वो जो 30, 15 और 7.5 सेंटीमीटर की जो ईंटें वो हमें मिलती हैं।
और वैसी ईंटें हैं वो सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी मिलती हैं। तो एक तरह से कालीबंगा के अंदर जो जो एक प्रकार से जो ईंट है वो जो पक्की ईंटों का प्रयोग वो सीमित मात्रा में है। जैसे मैंने बताया कि केवल वहीं पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है जहाँ पानी बढ़ता हो। और इनकी जो भवनों की जो छतें हैं वो सिंधु सभ्यता की तरह ही है, वो बल्लियों के द्वारा है या केवलों के द्वारा है वो निर्मित किया जाता था। मकान के बाहर चबूतरा होता था, मकानों के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, एज यूजुअल जो सिंधु सभ्यता के दूसरे स्थल से हैं। लेकिन प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता की एक विशेषता ये है कि यहाँ की दीवारों के अंदर है वो हमें एक दरारें मिलती हैं, तो जो भूकंप की ओर संकेत करती है। तो ये हम कह सकते हैं कि विश्व के भूकंप का जो भूकंप का जो प्राचीनतम जो जानकारी है, अवशेष है, वो प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता में मिलता है। तो भूकंप की एक तरह से हम कह सकते हैं कि के संकेत है वो मिलते हैं कि भूकंप आया होगा। एक प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता की एक विशेषता ये है कि यहाँ तंदूर जो मिलते हैं, और इस स्थल के आज भी लोग हैं वो तंदूर हैं वहाँ के मकानों में मिल जाते हैं। तो तंदूर के जो चूल्हे हैं ये संकल्पना है, ये मध्य एशिया में मिलती है। इसका मतलब सिंधु सभ्यता, प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता के लोगों का मध्य एशिया से संपर्क था। तो भवनों के अंदर तंदूर का मिलना है वो सिंधु सभ्यता, प्राक सिंधुगिन सभ्यता का जो ट्रेड रिलेशन है वो एक प्रकार से तय करता है मध्य एशिया के साथ, क्योंकि मध्य एशिया के अंदर है वो इस तरह का जो ट्रेड रिलेशन है वो मिलते हैं। तो इसमें जो प्राक सिंधुगिन सभ्यता के जो भवन है वो 3-4 कमरे का आंगन होता था, और एक भवन एक मंजिल हुआ करते थे, और मकानों के अंदर जल संग्रहण की व्यवस्था थी, कुएँ हैं वो मिलते हैं। तो प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता की जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो तंदूर मिलता है, और भवनों की दीवारें हैं उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भूकंप की जानकारी मिलती है, मतलब दीवारों पर दीवार है उसमें दरारें मिलती हैं जिसका अंदाज़ा लगाता है। तो कालीबंगा सभ्यता, प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो उसको अन्य सभ्यताओं से है, अन्य स्थलों से कालीबंगा सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से अलग करती है, वो क्या है कि यहाँ जो 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 दक्षिण का जो दुर्ग है उसके दक्षिण पश्चिम की ओर है वो एक जुते हुए खेत के जो अवशेष मिलते हैं। तो जुते हुए खेत का अवशेष की जानकारी मिलना है, वो हल के अवशेष मिलना, वो विश्व के सबसे प्राचीनतम अवशेष है वो माने जाते हैं। तो इसका मतलब प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, और जो 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 कृषि के जो अवशेष है वो प्रकोटे के बाहर मिलता है। और जो आर्कोलॉजिस्ट तो ये भी मानते हैं कि यहाँ 2 प्रकार की फसलें एक साथ पैदा करते थे, और जो आज भी इस स्थल के लोग हैं, इस इलाके के लोग हैं, वो सरसों चना जैसी 2 फसलें उगाते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो जो कृषि से वो परिचित थे, और हल के द्वारा है वो कृषि करते थे। इसका मतलब वो अतिरिक्त उत्पादन है वो करते थे। यहाँ प्राक सिंधुगिन जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से हमें एक प्रकार से क्या है कि जो मर्दमाड मिलते हैं, जो जिनको हम 6 श्रेणियों के अंदर है वो उनको बांटा गया है। और ये जो मर्दमाडों की विशेषता ये कि ये चाक के द्वारा निर्मित होते थे, और लेकिन फिर भी हालांकि इनमें ज़्यादा ये सौंदर्यकरण नहीं है। और 6 श्रेणियों के इसमें फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, सी, डी, ई, एफ 6 भागों के अंदर इन मर्दबांडों को बांटा गया है। और ये ज़्यादातर लाल होते थे, और इनके ऊपर सफ़ेद और काले रंग की धारियाँ मिलती हैं, मतलब चित्रांकन भी मिलता है इन बर्तनों के ऊपर, जो चाक से निर्मित होते थे और कुछ हाथ से भी बनाते थे। तो इनमें जो घड़े हैं, थाली हैं, और हड्डियाँ हैं, रकाबियाँ हैं, हांडियाँ वगैरह हैं, और इन पर जो बर्तनों के अंदर मछली है, जो बतख है, हिरण है, कछुए आदि की आकृतियाँ भी मिलती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता जो पश्चिमी टीले के जो प्रारंभिक 2 स्तरों से हम प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो उपलब्धियों की दृष्टि से है वो काफ़ी उल्लेखनीय है वो कहा जा सकता है। तो इसमें प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता तो मैं जैसे एक तो विशेषता जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्राक सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता फोर्टिफिकेशन है, मतलब दुर्गीकरण है प्राक सिंधुगिन, जो कि जो प्राक सिंधुगिन जो सभ्यता के जो अन्य स्थल है वहाँ पर दुर्गीकरण नहीं मिलता है। और जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे, और इसमें एक तरह से ईंट है वो मानकीकृत है, मतलब जो माप है वो ईंटों का है वो जो आपका 30, 15 और 7.5 सेंटीमीटर का जो माप मिलता है वो सिंधुगिन कालीबंगा सभ्यता की ईंटों के माप के समान ही है। और इसमें जो 6 प्रकार के जो मैंने मर्दबांड बताए उन मर्दबांडों में के अलावा है उसको 6 भागों में बांटा गया, और उसके इसमें काफ़ी संख्या में मणि मूर्तियाँ भी मिलती है, कार्डिलियल मनके भी प्राप्त हुए हैं।
तो प्राक सिंधुकीन कालीन सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता मैंने आपको बताई वो क्या थी, यहाँ जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। जो विश्व का सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत का हल के द्वारा है वो कृषि करने का जो प्रमाण है वो मिलता है कालीबंगा से, जो को उसको अन्य सभ्यता से वो अलग करती है। और ये जो जो दुर्गीकृत बस्ती है उसकी बाहर की ओर दक्षिण पूर्व के अंदर है वो ये जुते हुए खेत के अवशेष है वो मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसमें प्राक सिंधुकीन कालीबंगा तांबे की जो वस्तु भी हमें मिलती हैं, और इसमें छड़ें हैं, पिन हैं, अंगूठियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं आदि मिलती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि और इसमें जो इसका जो प्राक सिंधुकीन कालीबंगा सभ्यता के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके ऊपरी स्तर से हमें बालू जो प्रारंभिक जो दो स्तर है उसके बालू मिट्टी की एक परत मिलती है, और जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि यहाँ या तो कोई बाढ़ वगैरह आई होगी जिसके कारण से ये सभ्यता है वो नष्ट हो गई होगी, या भूकंप या किसी प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा है वो नष्ट हो गई होगी। लेकिन काफ़ी समय तक है यहाँ लोगों की बसावट हमें नहीं मिलती है, और उसके काफ़ी समय बाद है हमें सिंधु सभ्यता सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्राक सिंधुयुगीन सभ्यता के नष्ट होने के तुरंत बाद ही है वो दूसरी सभ्यता विकसित नहीं हुई, अपितु काफ़ी समय बाद है यहाँ सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता है उसके अवशेष मिलते हैं। तो सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पश्चिम का दुर्ग जो प्राक सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता के ऊपर है वो सिंधुयुगीन कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो जिसको पश्चिम का दुर्ग कहते हैं या जिसको सिटाडेल कहा जाता है, और पूर्व के अंदर जो निचली बस्ती है वो मिलती है, और दोनों ही है वो दुर्गीकृत है। प्राक सिंधुकीन कालीबंगा सभ्यता भी दुर्गीकृत है, और सिंधुकीन कालीबंगा सभ्यता जिसके दो भाग हैं मुख्य रूप से, बाद में एक तीसरा टीला भी मिलता है जो पश्चिम का टीला और पूर्व का टीला और एक टीला और है। तो इसमें क्या है कि जो सिंधुकीन कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो पूर्व का टीला है वो तो उसका सामान्य धरातल के अंदर बना हुआ है, जबकि पश्चिम का टीला है वो सिंधुकीन कालीबंगा सभ्यता के ऊपर बना हुआ है, और एक प्रकार से इसके चारों ओर जो 3 से 7 मीटर चौड़ी है वो एक सुरक्षात्मक दीवार बनी हुई है, और सुरक्षा के लिए उसमें कई प्रकार के बुर्ज बने हुए हैं। तो इसमें जो जो पश्चिम का जो दुर्ग है उसमें 2 प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब एक प्रथम प्रकाल में बड़ी ईंटों का, दूसरे प्रकाल के अंदर छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है। मतलब जो एक तरह से 30, 15 और 7.5 जो कि प्राक सिंधुकीन कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया गया था वो ईंटों का प्रयोग किया गया है, और 40, 20 और 30 सेंटीमीटर की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। तो 2 भिन्न प्रकार की ईंटों का इस प्रकोटे में जो प्रयोग किया गया है वो ये दर्शाता है कि इसका निर्माण है वो 2 चरणों के अंदर किया गया हो, या किसी कारण से ये स्थल नष्ट हो गया और उसके बाद में दोबारा इसका पुनर्निर्माण है या इसका रिनोवेशन किया गया होगा। तो दुर्ग के जो पश्चिम का दुर्ग है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पश्चिम के दुर्ग के अंदर जो इलीट क्लास के लोग हैं, जो प्रशासन से संबंधित लोग हैं, वो जुड़े लोग हैं, वो इन पर रहते होंगे, और इस दुर्ग के अंदर है वो एक तरह से कच्ची ईंटों से निर्मित 4-5 चबूतरे मिले हैं, और उन पर जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलती हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस दुर्ग के अंदर है वो कुएँ और अग्निवेदियाँ मिलती हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो अग्निवेदियाँ हैं किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, या चबूतरों का निर्माण किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया गया होगा। और दुर्ग के अंदर प्रवेश के लिए 2 द्वार बने हुए हैं, एक उत्तर दिशा के अंदर है, दूसरा दक्षिण दिशा के अंदर है। तो दक्षिण द्वार तो नष्ट हो चुका है, और पुरातत्वविदों का मानना है कि उत्तरी द्वार से है वो वीआईपी लोग आते होंगे और दक्षिण द्वार से सामान्य वर्ग के लोग आते होंगे, इसलिए उत्तरी द्वार को थोड़ा मजबूत बनाया गया होगा। तो इस तरह से पश्चिम का जो दुर्ग है उस पर जाने के लिए वो 2 दुर्ग मिलते हैं, और पश्चिम के दुर्ग के अंदर है वो 7 अग्निवेदियाँ मिलती हैं। और जो 7 अग्निवेदियाँ हैं वो ये सिद्ध करती हैं, धार्मिक परंपरा को सिद्ध करती है कि यज्ञ का प्रचलन था, और उनमें अग्निवेदियों के अंदर हड्डियाँ वगैरह हैं और राख वगैरह जो मिलती हैं, अन्न के दाने वगैरह मिलते हैं। तो उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये याज्ञिक जो कर्मकांड है उनका प्रचलन था। जबकि पूर्व के अंदर जो बस्ती है, जो दुर्ग के पूर्व दिशा के अंदर 40 मीटर दूर है, वो निचली बस्ती मिलती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये नगर नियोजन है वो एक प्रकार से वही सिंधु सभ्यता के नगरों की तरह संपूर्ण प्रकार की भी एक प्रकार से नगर नियोजन है। भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से निर्मित ही है, और ये भवनों के जो एक प्रकार से जो खिड़की दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर न करके पीछे की ओर खुलती हैं। और तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरह है, वो इनका नगर नियोजन मिलता है, जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कस है या ग्रिड पैटर्न है या जाल पद्धति है, कई नामों से है वो जाना जाता है। तो इसमें भी क्या है कि एक आंगन है और 6-7 कमरे हैं, और भवनों के अंदर है वो ईंटों को जो माप है वो प्राक सिंधुकीन सभ्यता के जो भवन में मिलते हैं वैसे ही है, और छत जैसे मैंने बताया कि वो भी मिट्टी के द्वारा मिलती है। लेकिन इस सिंधुकीन कालीबंगा सभ्यता का जो पूर्व की बस्ती है उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस पर जो फर्श है वो कच्ची ईंटों से निर्मित फर्श के अंदर जो एक अलंकृत जो खरपेल मिलती है,
जो कि अन्य स्थल से नहीं मिलती है। तो एक जो टाइल मिलती है जो कि जो जिस पर अलंकरण है, जिससे जिससे ये पता चलता है कि ये सौंदर्य के प्रति है, वो थोड़ा एक तरह से है वो के प्रति उनकी रुचि थी। तो इसके अलावा सिंधुघीन कालीबंगा, प्राक सिंधुघीन कालीबंगा सभ्यता की तरह ही है वो सिंधुघीन कालीबंगा सभ्यता में कई प्रकार के मर्दमांड है वो हमें मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन है वो मिलते हैं। तो मिट्टी के जो बर्तन है वो एक प्रकार से उसी प्रकार के फैब्रिक ABCD के भाग 6 भागों के अंदर बांटा गया, और उन पर उसी प्रकार के जो हम कहें कि वो चाक से निर्मित थे बनते हल्के बर्तन मिलते हैं। मछली, कछुआ, बतख, हिरण आकृति मिलती है जो यहाँ के लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है। और लेकिन बर्तनों के अंदर ज़्यादा सुडौलता, मजबूती और सुंदरता का जो अभाव दृष्टिगत होता है। इस यहाँ पर मुद्राएं भी मिलती हैं जो घिया पत्थर है, कांसली मिट्टी है, तांबे से निर्मित मोहरें मिलती हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं का अंकन मिलता है। और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर भी मिलती हैं, जिसका इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ कालीबंगा के लोग हैं, मेसोपोटामिया से संबंध था। और यहाँ पर एक मर्दमांड मिलता है जिस पर सिंधु लिपि को और लिपिंग करते हुए दिखाया गया है, जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो खरोष्टी थी, अर्थात दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि ओल्ड लिपिंग ओल्ड करती हुई जो लिपि है वो कालीबंगा से मिलती है, जो कि अन्य स्थलों को अलग करती है, क्योंकि यहाँ के मर्दमांड पर वो एक प्रकार से ओल्ड लिपिंग करती हुई लिपि दिखाई गई, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि खरोष्टी लिपि से ये परिचित थे। इसके अलावा मण मूर्तियाँ मिलती हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं। मिट्टी की मूर्तियों में आक्रामक सांड की जो मूर्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कालीबंगा के लोग जिसके आधार पर कह सकते हैं अच्छे मूर्तिकार थे, और जो एक कुबड़ वाला बैल, भैंस, सुअर, बारहसिंगा, हाथी, ऊँट आदि गधे भी पाले जाते थे। जंगली पशुओं में चीता, गेंडा की अस्थियाँ मिली है, कुबड़ वाले बैल की हड्डियाँ ज़्यादा मिलती हैं, ऊँट की अस्थियाँ और हिरण के सींग भी है, उत्खनन से वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कालीबंगा के जो लोग हैं वो एक प्रकार से इसमें जो युगल समाधान है उसके निर्माण जो संस्कार पद्धति है, अंतिम संस्कार की पद्धति है, इसकी जानकारी भी मिलती है। तो इसमें जो सिंधुघीन कालीबंगा सभ्यता उसमें एक जो मैंने आपको बताया 3 टीले प्राप्त हुए हैं। पश्चिम का छोटा टीला है वो प्रकोटे से घिरा हुआ है और इसमें 7 अग्निवेदियाँ मिलती हैं। दक्षिण पश्चिम के अंदर एक कब्रिस्तान भी मिलता है, और उस कब्रिस्तान के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि वहाँ 3 प्रकार की कब्रें मिलती हैं। तो जिसके आधार पर कह सकते हैं 3 प्रकार के समाधान था, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाक्रम हम कह सकते हैं। और एक पूर्व का एक दूसरा टीला मिलता है जो अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा है और जिसको सामान्य लोग रहते थे और घर कच्ची ईंटों से बने हुए थे। और तीसरे टीले के अंदर 5 अग्निवेदियाँ मिलती हैं। एक तो पश्चिम के दुर्ग में 7 अग्निवेदियाँ मिलती हैं, और तीसरा जो टीला है उसके अंदर है वो 5 अग्निवेदियाँ मिलती हैं। और निचले नगर के अंदर हाथी दांत है, के कंगे है, तांबे का बना सांड है, और एक श्रृंगी देव के जो श्रृंगी जो देवता है, जो पशु है, उसका टेराकोटा की मूर्ति मिलती है। और नगर के निचले भाग के अंदर है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं वो काफ़ी मिलती हैं, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि चूड़ी निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है वो और रहा होगा कालीबंगा। तो इस तरह से इसके अलावा क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लकड़ी की बनी नालियाँ मिलती हैं जो इसको अद्भुत बनाता है। घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। मकान बनाने की पद्धति ऑक्सफोर्ड पद्धति थी, और एक तरह से इसमें जो निचली बस्ती है उसके अंदर क्या है कि नालियाँ नहीं मिलती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दीनहीन अवस्था को कुछ पुरातत्वविद कहते हैं। और विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं, भूकंप की साक्ष्य मिलते हैं, और एक साथ 2 फसल पैदा करने के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निवेदियाँ जैसे मैंने आपको बताया, कुत्ता इनका प्रिय जानवर था, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और विश्व के प्राचीनतम जो नगर के प्रमाण मिलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ मिलती हैं, और स्वास्थ्य का चिन्ह मिलता है, इसका मतलब सिंबॉलिक पूजा करते थे। और कालीबंगा के अंदर मेसोपोटामिया की बेलनाकार बोल मिलती है। एक शल्य क्रिया से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर एक खोपड़ी मिलती है जिसके अंदर 6 छेद हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोसिफिलस नामक जैसी कोई बीमारी थी, उसकी वो शल्य क्रिया करना जानते थे, जिसमें कि मस्तिष्क से पानी निकाल देते थे। तो कालीबंगा के अंदर शल्य क्रिया के भी प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें मिलते हैं। और यहाँ मातृ देवी की जो मूर्तियाँ हैं और सिक्कों पर मातृ देवी का अंकन ज़्यादा मिलता है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक रहा होगा। और वास्तु दोष दूर करने के लिए है वो स्वास्थ्य चिन्ह है उसका उसका एक तरह से उसकी पूजा वो करते थे। और कालीबंगा के अंदर पुरोहित है, उनका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एक यहाँ पर जो एक तरह से जो यहाँ का जो समाज था उसमें पुरोहित है वो वर्ग है, उसका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमें जो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के वर्ग थे, जिसके अंदर की जो पुरोहित है, चिकित्सक, कर्षक, कुमार, बढ़ई, सुनार, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो
जो ये ईंट बनाने वाले, मनके बनाने वाले आदि विभिन्न प्रकार के रहे होंगे। तो समाज के अंदर है वो धर्मगुरु का महत्वपूर्ण स्थान था, और जो कि दुर्ग क्षेत्र के अंदर निवास करता था और धार्मिक क्रियाओं का संपादन करता था, जो अग्निवेदियाँ हमें मिलती हैं। और धार्मिक जीवन के विषय के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से याज्ञिक अनुष्ठान है कि पद्धति है वो एक प्रचलित थी, क्योंकि जो बनवाली, राखीगढ़ी और लोथल से भी हमें अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा जो आर्थिक जीवन के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के जो फसल है वो पैदा करते थे। 2 प्रकार की फसल पैदा करते थे, लकड़ी का हल्का प्रयोग करते होंगे, और अनाज, विभिन्न प्रकार के अनाज और पैदा करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कालीबंगा जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। और एक तरह से इसमें जो विशिष्ट जानकारी मिलती है वो उसे अन्य स्तरों से अलग करती है। और एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के पश्चात है, हाँ, कोई भी अब ये कोई नहीं कह सकता कि राजस्थान के लोग हैं वो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ न केवल जो पाषाणकालीन मानव के अवशेष मिलते हैं, अपितु पाषाणकालीन जो मानव है वो किस तरह से प्रगति करता हुआ, किस तरह से ताम्रकाल में कांस्य युग के अंदर प्रवेश करता है, तो लगातार उसकी प्रगति के संकेत है वो हमें इन आर्कोलॉजिकल साइट से मिलती है। तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से हम ये कह सकते हैं कि जिस समय भारत के एक विशिष्ट भाग के अंदर सिंधु सभ्यता है वो मतलब एक नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता विकसित हो रही थी, उस समय राजस्थान है उसमें भी एक शहरी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसमें हनुमानगढ़ के अंदर तरखंड वाला डेरा है, वहाँ भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो कालीबंगा नामक जो स्थल है वो एक प्रकार से राजस्थान को सांस्कृतिक दृष्टि से एक समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, कि कोई भी व्यक्ति अब आक्षेप नहीं लगा सकता कि राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि कालीबंगा से हमें एक प्रकार से नगरीय सभ्यता है, ये शहरी सभ्यता है, उसके अवशेष हमें मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।